Hello everyone, myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds। तो आज के इस लेक्चर में हम वर्क एनर्जी एंड पावर ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसा कि आप जानते हैं हमने 11 के 4 चैप्टर ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं। अब ये अपना 5th चैप्टर है, ठीक है। जैसा कि हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा, मोशन इन अ प्लेन पढ़ा और लॉज ऑफ मोशन पढ़ा। ये 4 चैप्टर हमने क्लियर कर दिए। अभी हम अपने 5वें चैप्टर पर हैं जिसका नाम है बेटा वर्क एनर्जी एंड पावर। तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टेड है और आसान है, समझने में आसान रहेगा। कंसेप्ट कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी है और कुछ सिंपल भी है। तो पहले अपन कंसेप्ट को आराम से पढ़ेंगे और उसके बाद उस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो अभी अगर आपके मन में इधर उधर के ख्याल आ रहे हैं या फिर रैंडम थॉट्स आ रहे हैं तो प्लीज थोड़ी देर के लिए उन थॉट्स को बाजू में रखो और अपना पूरा फोकस जो है बोर्ड पर रखो। चैप्टर की शुरुआत है तो आज सिर्फ अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे और वर्क क्या होता है, ये वर्ड जो है वर्क का, इसे आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आपको वर्क में कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आएगी। आप कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू वर्क इजीली समझ पाओगे और बहुत सिंपल कंसेप्ट है। पहले अपन वर्क की कंसेप्ट समझेंगे और उसके बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स है उन्हें भी अपन स्टडी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वर्क क्या है? तो वर्क की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो अलग अलग होती है। बट इन फिजिक्स वर्क इज अ डिफरेंट क्राइटेरिया। फिजिक्स में वर्क को स्पेशली और इंडिविजुअली स्टडी किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क क्या है? तो वर्क is the scalar product of or dot product of force and displacement. The dot product of force and displacement is called work. तो जो अपना वर्क होता है बेटा, तो वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है एंड कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो ये सिंपल सी अपनी वर्क की डेफिनेशन है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो वर्क क्या है। मान लो अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, ये अपने पास एक पेन है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इस पेन के ऊपर फोर्स अप्लाई किया और इस पेन को उठा के इस हाथ में रख दिया। तो पेन पहले लेफ्ट हैंड में था, अभी वो राइट हैंड में। तो इस केस में पेन की क्या हुई, इस केस में पेन की डिस्प्लेसमेंट हो गई और पेन को डिस्प्लेस करने के लिए मुझे क्या अप्लाई करना पड़ा बेटा? पेन को डिस्प्लेस करने के लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ा। तो यहाँ पर क्या हुआ, पेन की डिस्प्लेसमेंट किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हुई है। तो इस केस में पेन ने कुछ ना कुछ वर्क किया है, तो उसे हम कहते हैं वर्क। यहाँ पर मैं खड़ा हूं, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं 24 आवर खड़ा हूं तो ये मैं वर्क नहीं कर रहा हूं, हालांकि मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहा हूं, बट इन केस ऑफ फिजिक्स ये वर्क नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है और फोर्स अप्लाई होने के बाद अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है तो उसे हम कहते हैं बेटा फोर्स, सॉरी उसे हम कहते हैं बेटा वर्क। तो वर्क की सिंपल डेफिनेशन है, वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and displacement and theta is the angle between them. That's all. इतनी सिंपल कंसेप्ट बेटा। तो वर्क क्या है बेटा? वर्क इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पहली बात, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो एसआई यूनिट है, देखो एसआई यूनिट कैसा आएगा? फोर्स का एसआई यूनिट रहता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का रहता है मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम लिखते हैं बेटा जूल। तो ये जूल इसका ऐसा यूनिट है। इसका जो सीजीएस यूनिट है बेटा वो है अर्ग। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज द अर्ग, ठीक है। एंड 10 to the power 7 अर्ग इज इक्वल टू 1 जूल। 10 to the power 7 अर्ग इज इक्वल टू 1 जूल, ठीक है। ये आपको समझना है, ठीक है। या तो जब भी आपको 10 to the power 7 अर्ग देखने को मिलेगा तब आपको, तो आप 10 to the power 7 अर्ग को 1 जूल समझ सकते हो। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट जूल है और ये जो सीजीएस यूनिट है इसका है अर्ग। डायमेंशन क्या आएंगे? डायमेंशन आते हैं इसके, देखो डायमेंशन तुमको फाइंड करना आता है। न्यूटन के क्या होते हैं? m1 L1 T-2, ठीक है। मल्टीप्लाई मीटर क्या होता है? L1। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा बेटा? इसका डायमेंशन आएगा m1 L2 T-2। दीज आर द
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू वर्क। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, यस इसका एसआई यूनिट जूल है, सीजीएस यूनिट 10 टू द सीजीएस यूनिट अर्ग है 10 टू द पावर 7 अर्ग इज इक्वल टू 1 जूल होता है, और इसका डायमेंशन है m1 l2 t-2। ठीक है, तो देखो वर्क कभी कभी पॉजिटिव भी होता है, कभी कभी जीरो भी होता है, और कभी कभी निगेटिव भी होता है। तो वर्क कब पॉजिटिव होगा, वर्क कब निगेटिव होगा, वर्क कब जीरो होगा, अभी हमें डिस्कस करना है। ठीक है, देखो सिंपल सी केस है, जो वर्क है पॉजिटिव है, निगेटिव है या फिर जीरो है, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। मान लो अपने पास एक ब्लॉक है, इसको अपन ने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है। इसके ऊपर तुमने फोर्स अप्लाई किया और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है, उनके बीच का एंगल जीरो है। इसका मतलब क्या, कॉस थीटा की वैल्यू जीरो है, और तुम जानते हो कि कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। देखो जब भी थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा, तब जो अपना वर्क रहेगा वो ऑलवेज भी पॉजिटिव रहेगा। मतलब क्या, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तो ये फॉर्मूला तुम्हें कब यूज करना है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस तब यूज करना है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कोई भी एंगल नहीं है। मैं चाहता तो तुम्हें डायरेक्टली पहले ये फॉर्मूला समझा देता, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमको यहां से इसे समझना है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ये कब की कंडीशन है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल जीरो है, तब जाके हम लिख सकते हैं वर्क डन इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हो गई पहली बात। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, तो वर्क डन पॉजिटिव तब होता है जब थीटा जीरो होता है। जब थीटा जीरो है, इट इज इंप्लाइज दैट वर्क डन इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये हो गई अपनी पहली कंडीशन। ठीक है, अभी देखो बेटा दूसरी कंडीशन क्या है, मान लो अपने पास थीटा है अपना 90 डिग्री। हालांकि इसकी कंडीशन क्या है कि इसकी कंडीशन 0 टू 90 है। ठीक है, 0 टू 90, जब जो एंगल है 0 टू 90 के बीच में होता है तब वर्क पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि कॉस की जो वैल्यू है 0 से लेकर 90 तक हर एक वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो वर्क जो हर एक वैल्यू जो है पॉजिटिव है, तो वर्क डन पॉजिटिव कब रहेगा, स्पेशली जब अपना एंगल जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल वो 0 से लेकर 90 के बीच में अगर रहेगा, तो तब जाके अपना जो वर्क है वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना वर्क थीटा इज इक्वल टू 0 टू 90, इसका मतलब क्या, वर्क पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बाद देखो अगर थीटा 90 है, मतलब क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अभी कितना है, थीटा अभी 90 है, और तुम जानते हो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब क्या, इस केस में जो अपना वर्क रहेगा वो वर्क ऑलवेज भी 0 रहेगा। तो दूसरी केस आई होप तुम्हें समझ में आ चुकी होगी। जब मान लो अपने पास ये ब्लॉक है और तुमने इसे इस तरह से फोर्स अप्लाई किया, जब तुम इसे इस तरह से फोर्स अप्लाई करोगे, तब ये जो फोर्स है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच में जो एंगल बना है वो कितना बना है बेटा, वो 90 डिग्री का बना है। मान लो अपना जो मून है अपने अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, तो मून में और अर्थ में कितना एंगल बन रहा है, वो 90 का एंगल बन रहा है। देखो यहाँ पे लिखता हूं तुम्हें, देखो ये अपनी अर्थ है फॉर एग्जांपल, और ये अपना मून है, वो एक ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है। तो जब वो ऐसे रोटेट होगा, ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा अपने अर्थ के साथ, तो अर्थ के साथ उस मून का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना एंगल बना रहा है बेटा, वो बना रहा है 90 डिग्री का। जब वो मून यहाँ पे आएगा तो उसका रिजल्टेंट हमेशा अपने अर्थ के साथ कितना आएगा बेटा, 90 डिग्री का। तो जब भी मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है, तो मून और अर्थ के बीच में जो एंगल है वो 90 का बन रहा है। इसी वजह से मून की तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मून तो मूव हो रहा है, बट अर्थ के और मून के बीच में कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है। अपनी जो अर्थ है वो सन के ग्राउंड में फिर घूम रही है, तो अपनी अर्थ सन के ऑर्बिट में अगर सन के अराउंड घूम रही है, तो जब अपनी अर्थ को हम उसका एक सर्कुलर मोशन ट्रेस करेंगे, तब तुम्हें हर एक एंगल पे ऐसा पता चलेगा कि अपनी जो अर्थ है वो सन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। मतलब
सन और अर्थ इनके सॉरी ये अपना सन ये अपनी अर्थ इनके बीच में जो एंगल बन रहा है हर एक मोमेंट पे वो 90 डिग्री का बन रहा है। इसीलिए सन और अर्थ के बीच में कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा। अगर वर्क डन होता तो अपनी अर्थ जो है अपने ऑर्बिट से लेकर ऑर्बिट से निकलकर सन की तरफ चली जाती, इसीलिए कोई भी वर्क डन नहीं होता। तो वर्क डन जीरो कब है? कब जीरो है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल जो है बेटा वो 90 डिग्री होता है, तब जो है तब वर्क डन अपना जीरो होता है। आई होप तुम्हें ये भी समझ में आ चुका होगा और ये भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो इसे चाहो तो पॉज करके नोट करो, तुम्हारी एक केस बची है उसे मैं तुम्हें डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो इसे पॉज करके नोट कर सकते हो तुम। चलो ये पे लिखता हूं, थर्ड केस है अपनी, सिंपल सी केस है। उसके बाद अपन कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिससे तुम्हारी केस और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो मान लो जो अपना फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है इनके बीच का जो एंगल है वो है, मान लो ये अपना ब्लॉक है। ठीक है, ये अपना ब्लॉक है। हमने क्या किया, फोर्स इसको फॉरवर्ड अप्लाई किया और इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो पीछे हो रही है। मान लो अपन ने क्या किया, फोर्स इसको फॉरवर्ड अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट इसकी पीछे हो रही है। इसका मतलब क्या, इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो इसकी वजह से क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से इन दो क्वांटिटीज में जो एंगल बना वो एंगल 180 डिग्री का बना है। तो ये जो एंगल 180 डिग्री का बना है इसकी वजह से क्या हुआ, जो थीटा है अपना 180 का है। तो तुम जानते हो बेटा cos 180 की वैल्यू क्या होती है, cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 180। तो cos 180 की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है -1। इसका मतलब क्या, वर्क डन इज इक्वल टू -f इनटू s। इस केस में अपना जो वर्क डन रहा है वो रहा है बेटा नेगेटिव। तो आई होप तुम्हें वर्क क्या है ये समझ में आ चुका होगा, कंसेप्ट समझ में आ चुकी होगी। वर्क कौन सी क्वांटिटी है, वर्क का यूनिट क्या है, वर्क का डायमेंशन क्या है, और वर्क पॉजिटिव कब होता है, वर्क निगेटिव कब होता है, और वर्क जीरो कब होता है, ये भी तुम्हें अभी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चाहो तो इसे भी तुम पॉज करके नोट कर सकते हो। चलो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स अपन डिस्कस करेंगे, मतलब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये डिस्कस करेंगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ना है। पहले आप उसको पॉज करो, उसके बाद नोट करो। हमने जो है बहुत सारी कंसेप्ट ऑलरेडी इसके पढ़ ली है। आप एफबीडी भी आपको भी आता है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट का एफबीडी फाइंड कर सकते हो। आपको मैंने लॉज ऑफ मोशन में इसके 80% जो कंसेप्ट है हमने लॉज ऑफ मोशन में ही पढ़े हैं। तो लॉज ऑफ मोशन के बेस पर आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। मान लो अपने पास एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है। हमने क्या किया, इस पे मान लो इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। अभी अपन फ्रिक्शन फोर्स को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ब्लॉक में जो है ये फ्रिक्शनलेस, जो ये जो ब्लॉक है ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा है। ठीक है, तो अभी क्या किया हमने, इसको एक फोर्स अप्लाई किया 10√2 न्यूटन का, ठीक है, बाय मेकिंग सम एंगल 45 डिग्री। और आपको क्या करना है बेटा, आपको इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी मान लो 4 मीटर। तो इस पर 10√2 न्यूटन का फोर्स लगा है 45 डिग्री से। इसका जो मास है फॉर एग्जांपल वो है, ठीक है, मास इसका 4 kg। और हमने माना है कि ये कोई भी एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर इसको हमने रख दिया है। अभी कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, मैं फ्रिक्शन को डिस्कस नहीं करने वाला हूं क्योंकि उसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। फ्रिक्शन के कंसेप्ट इसके बेस पर हम अलग से देखेंगे। अभी फ्रिक्शन को लेकर तुम इससे कंफ्यूज मत हो, फ्रिक्शन एक अलग टॉपिक है। वर्क और फ्रिक्शन को अलग से पढ़ाया जाता है। मैं तुम्हें वर्क और फ्रिक्शन दोनों को कंबाइन करके अलग से पढ़ाऊंगा। अभी फ्रिक्शन के बारे में थोड़ी देर के लिए बेटा प्लीज थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अभी सिर्फ ये कंसीडर करो कि ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर हमने ब्लॉक रख दिया है। कितना फोर्स अप्लाई किया हमने, 10√2 न्यूटन। कितना एंगल है अपने पास, 45 डिग्री। अभी क्या होगा अपना, अपने इस ब्लॉक की जो डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है वो हो चुकी है फॉर एग्जांपल अभी 4 मीटर का। ठीक है, तो जैसा कि तुम जानते हो कि इसका एफबीडी तुम्हें बनाना आता है, मैंने तुम्हें लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया था। ये पुल की केस है, तो पुल के केस में क्या होगा, ये होगा बेटा अपना 10√2 cos 45।
सभी बच्चे जानते हैं, हाँ, तुम लॉज ऑफ मोशन पढ़ के यहाँ पे आए हो, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा बेटा अपना 10√2sin45, ठीक है। तो ये जो अपना फोर्स है ये आगे खींच रहा है, तो इसे बैलेंस करेगा, ठीक है। तो 10√2cos45 ये हो गया अपना फोर्स, और ये हो गई अपनी डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों में एंगल कितना है बेटा अभी cos45, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना फोर्स, फोर्स कितना होगा, फोर्स रहेगा बेटा अपना 10√2cos45। तो 10√2cos45 कितना होगा 10 न्यूटन, और अपनी डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा 4 मीटर। तो ये भी फोर्स की डायरेक्शन हो गई, ये भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई, दोनों में कोई भी एंगल नहीं है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या है 0 है। इसका मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 40 न्यूटन, ये हो गया, सॉरी 40 जूल, ये हो गया अपना वर्क डन। अभी मैं फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सेम प्रॉब्लम है अपने पास। अभी देखो मान लो अपने पास ये दूसरा ब्लॉक है, आई होप तुम्हें यहां तक दिख रहा होगा। इसका मास है 10 kg, ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, और इसको अपन ने क्या पुश किया। ये अपना एंगल है फॉर एग्जांपल 30√3/4, ठीक है। 30√3/4, इसका एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो तुम ये कौन सी केस है अपनी पुश की केस है, तो पुश की केस को तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है, इसको यहां पर रिजॉल्व करना है। ये क्या रहेगा बेटा अपना, ये रहेगा f cos थीटा मतलब 30√3cos60, ठीक है। और ये क्या रहेगा बेटा अपना 30√3sin30। तो ये क्या रहेगा अपना, f कितना आया 30√3cos60 की वैल्यू होती है 1/2, ये 4 है डिवाइड, ठीक है, ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फोर्स कितना मिलेगा अपने को, ये होगा बेटा अपना 15। तो F इज इक्वल टू मिला अपने को 15√3 डिवाइडेड बाय 4 न्यूटन, ठीक है, ठीक है। मान लो तुम्हें √3 की वैल्यू भी दी गई है, √3 की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 1.73। यहाँ पर अपन रखेंगे F इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 1.73 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो गया अपना फोर्स। तो वर्क कैसे फाइंड करना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गई बेटा 10 मीटर, ठीक है। तो ये इसका फोर्स हो गया, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। फोर्स भी सेम डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, इस केस में W इज इक्वल टू F इंटू S, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई भी एंगल नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, वर्क डन इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 1.73 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा अपना, ये तुम्हें सॉल्व करना आता है बेटा, तो यही पे लिखता हूं मैं वर्क इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 17.3 डिवाइडेड बाय 4। अगर तुम इसे सॉल्व कर सकते हो तो तुम्हारा जो आंसर है वो आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ये आता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसे सॉल्व करने की जरूरत है, तुम इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मेन क्या है अपनी प्रोसीजर, तुम्हें प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुम प्रोसीजर को नहीं फॉलो करोगे तो तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा, तुम्हारी कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकोगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये अपने कंसेप्ट पे बेस पे क्वेश्चन है कि अगर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं तो क्या तुम कंसेप्ट का सहारा लेकर वर्क डन फाइंड कर सकते हो, ये क्वेश्चन है। तो आई होप तुम्हें ये दो जो क्वेश्चन अभी आपने डिस्कस किए ये समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। तो पॉज करके अगर नोट करना है तो कर सकते हो, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, ये तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। चलो एक और केस डिस्कस करते हैं अपन, उसके बाद वेरिएबल फोर्स देखना है, और उसके बाद वर्क डन बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो भी देखना है अपने, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। मान लो अपने क्लास एक इंक्लाइन प्लेन है इस तरह से, ये अपना एंगल है थीटा, यहाँ पे होगा अपना ब्लॉक, ठीक है। तो तुम यहाँ पर जो है ठीक है, इसका मास है फॉर एग्जांपल 2 kg का इसका मास है। यह ब्लॉक यहाँ पे था, अभी ये ब्लॉक यहाँ पे आ गए, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो गई है वो हो गई है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसकी जो लेंथ है या फिर डिस्प्लेसमेंट है वो है फॉर एग्जांपल 20 मीटर। ये 20 मीटर का ब्लॉक था, अपना जो एंगल है वो है फॉर एग्जांपल 30 डिग्री। तो ये केस हमने ऑलरेडी लॉज ऑफ मोशन में डिफाइन करी है। तो तुम जानते हो ये किसकी वजह से नीचे आ रहा है,
एम जी कॉस थीटा या एम जी साइन थीटा। तो ये जो ब्लॉक है वो एम जी साइन थीटा की वजह से नीचे आ रहा है। ये हमने ऑलरेडी लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, फोर्स इज इक्वल टू हुआ एम जी साइन थीटा। तो फोर्स कैसे आएगा, यहाँ पर फोर्स आएगा एम कितना है अपने पास 2 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू अपन 10 लेंगे और साइन थीटा क्या है बेटा 1/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो 2 गेट्स कैंसिल, यह कितना है बेटा अपने पास 10। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी एक ही डायरेक्शन में है और फोर्स भी एक ही डायरेक्शन में है। तो डिस्प्लेसमेंट कितने अपने पास 20 मीटर। तो अपन क्या लिखेंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एफ इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा, एफ इज इक्वल टू 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो 10 यहाँ पर लिखेंगे अपन और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितने अपनी 20। ठीक है, तो वर्क कितना आया अपना, वर्क आया 200 जी। तो आई होप तुम्हें ये भी कंसेप्ट क्लियर हो चुकी होगी। तुम्हारे लिए मैं यही पे एक होमवर्क दे रहा हूँ। ये जो ब्लॉक है 4 केजी का ब्लॉक है और डिस्प्लेसमेंट जो है अभी 20 मीटर ही है, बट वो अपवर्ड है। मतलब ये जो ब्लॉक था मान लो यहां पर है, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर ये अपवर्ड हो चुकी है। तो इसका तुम्हें वर्क फाइंड करना है। ठीक है, एंगल 30 डिग्री पकड़ो तुम, बट ये 4 केजी का ब्लॉक है, इसको ये पहले यहाँ पे था अभी यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो तुम्हें इसका वर्क फाइंड करना है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क था। पहला क्वेश्चन जो है आई होप तुम्हें इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा कि उस केस में अपन वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं। तो ये 3 केस अपन ने डिस्कस करिए। एक और केस बाकी है जो वेक्टर की है, उसे डिस्कस करने के बाद तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बट फ्रिक्शन और वर्क इन दोनों को मैं कंबाइन करके तुम्हें पढ़ाने वाला हूं। तो ये मत समझना कि सर आपने तो हमें फ्रिक्शन और वर्क डन को एक दूसरे को कंबाइन करके हमें पढ़ाया नहीं है। तो मैं तुम्हें उसका लेक्चर स्पेशल इंडिविजुअली उसका एक लेक्चर क्रिएट करके इसमें हम पुली के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और फ्रिक्शन और वर्क और प्लस जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है वो भी डिस्कस करेंगे। ये 3 चीजें हम अलग से एक लेक्चर क्रिएट करके आपको बताएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इंट्रोडक्शन है और सिंपल क्वेश्चन है। बट ये सिंपल क्वेश्चन मान ये जो सिंपल क्वेश्चन आप कर रहे हो ये आपकी कंसेप्ट को बिल्डअप कर रहे हैं बेटा। अगर तुम इसे स्किप करोगे तो स्किप करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसके बेस पर तुम्हें और बड़ी कंसेप्ट पढ़नी है। तो ये तो अपना बेस है और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये भी एग्जाम में आ सकता है और इसके बेस पर ही तुम्हें अलग डिफरेंट कंसेप्ट पढ़नी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ताकि अगर तुम इस कंसेप्ट को अगर तुम इजीली मतलब अच्छी तरह से कवर करोगे तभी तुम जो बड़ी कंसेप्ट है अपने चैप्टर की उसे इजीली सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो ये उन कंसेप्ट का बेस भी है और ये तुम्हारे वर्क एनर्जी पावर का मेन कंसेप्ट भी है। ठीक है, तो इसे पॉज करके नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो और ये तुम्हारा अभी होमवर्क है। ठीक है, ये तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये अपना फोर्थ हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। चलो हो गया, हाँ हो गया। देखो अभी एक और वेक्टर का फॉर्म है जो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम वेरिएबल फोर्स क्या होता है और उसके बाद हम वर्क डन बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो भी देखेंगे। ग्राफिकल मेथड है वर्क डन की, सिंपल है, वो भी डिस्कस हो गया आज। और एक वेरिएबल वर्क क्या है, वर्क क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है क्या या नहीं करता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो बेटा अपने पास मान लो एक फोर्स है, फोर्स है अपने पास 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, ये अपना फोर्स था। ये फोर्स एक ब्लॉक के ऊपर अप्लाई हो गया, तो उस ब्लॉक की जो इनिशियल पोजीशन थी मान लो वो थी r1 और वो थी बेटा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो है मान लो अपने पास r2 और वो है बेटा i कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये उसकी r2 हो गई। तो तुम्हें उसका वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन सिंपल है, वर्क डन क्या है बेटा, वर्क डन इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तुम्हें वेक्टर फॉर्म में दिया गया है और तुम्हें जो डिस्प्लेसमेंट दी गई है वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, एक फाइनल डिस्प्लेसमेंट है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम प्योरली यस या फिर आर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आर क्या आएगा, आर आएगा यहाँ पर r2 माइनस r1। तो फाइनल पोजीशन क्या है अपनी i कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप, और r1 क्या है बेटा अपनी
माइनस, ठीक है। R1 क्या है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो i और माइनस 2i में से i गया, कितने बचे बेटा, माइनस i कैप माइनस 6j एंड प्लस 3j, कितने बचे बेटा, माइनस 3j प्लस k और माइनस 4k, प्लस k में से माइनस 4k गए, कितने बचे, माइनस 3k। ये हो गई अपनी फाइनल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हमें उसे पुट करना है, यही पे पुट कर दो, ठीक है। तो फोर्स कितना है बेटा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। R2 क्या है बेटा, i कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप। तुम्हें वेक्टर आता है, हाँ, ये मत सोचो कि सर आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, तुम्हें वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जो है आराम से पढ़ाया हुआ है, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट जो है तुम्हें आराम से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो उसी के बेस पर ये, तो i के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2i मल्टीप्लाई बाय i तो होता है 2, जैसा कि तुम जानते हो। माइनस 3j माइनस 6j प्लस 18, 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 तो वो क्या होगा अपना प्लस 4। तो 2 प्लस 18 20, 20 प्लस 4 24। तो यहाँ पर जो है अपना वर्क डन जो है वो 24 जूल हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो इससे भी तुम पॉज करके नोट करो। उसके बाद अपन वेरिएबल फोर्स और वेरिएबल वर्क डन ये टॉपिक स्टडी करेंगे, और उसी में हम डिस्कस करेंगे कि वर्क डन जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। और उसके बाद अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क वो भी टॉपिक स्टडी करेंगे। तो अभी फिलहाल इसे पॉज करके नोट करो। चलो हो गया। अभी कुछ चीजें होंगी जो हमें डिस्कस करनी है, और उन्हें डिस्कस करने के बाद आपके जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो बेटा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ऑब्जर्वर क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये सब चीजें मैंने तुम्हें ऑलरेडी डिस्कस करी है, और ये तुम्हें चीजें बहुत डीपली समझाई हुई है। तो जिन बच्चों ने लिफ्ट के प्रॉब्लम नहीं देखे हैं और जिन बच्चों ने रिलेटिव वेलोसिटी का लेक्चर नहीं देखा है, तो उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। बट जिन बच्चों ने वो लेक्चर करे हैं उनके लिए तो एकदम ये सिंपल कंसेप्ट हो जाएगी और उन्हें चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी देखो बेटा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बता देता हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मान लो एक ट्रेन है, ठीक है। एक ट्रेन में एक आदमी खड़ा है और एक आदमी ट्रेन के बाहर खड़ा है। तो ट्रेन का अगर स्पीड 60 किलोमीटर पर है, 60 किलोमीटर पर आवर है, और अगर बाहर का आदमी खड़ा है और वो अगर उस ट्रेन में बैठे हुए आदमी को देख रहा है तो उसे भी उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन में बैठा है। बट अगर जो ट्रेन में आदमी बैठा है और अगर वो उस खड़े हुए जो आदमी खड़ा है ट्रेन के बाहर उसे देखेगा तो उसे भी उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर ही देखने को मिलेगा। बट एक्चुअली जो बाहर आदमी खड़ा है वो तो उसका स्पीड तो 0 है, बट उसे उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुद 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, क्योंकि वो ट्रेन में है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जो ऑब्जर्वर होता है, जो चीजों को ऑब्जर्व करता है, तो उसके पोजीशन को अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ये हो गई फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सिंपल कंसेप्ट। तो क्या वर्क जो है वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है या नहीं करता, ये हमें अभी डिस्कस करना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है डज, ये क्वेश्चन है, डज द वर्क, यहां पे लिखता हूं मैं, ठीक है, डज द वर्क डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां पर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिलीट करता हूं ताकि आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर दिखे। डज द वर्क डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉट, ये अपने पास क्वेश्चन, इसको अपन डिस्कस करेंगे और आराम से डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये है कि क्या वर्क जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो इसका आंसर है यस। यस, वर्क डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लो अपने पास एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं,
उसके पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं। देखो वर्क क्या होता है बेटा, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो फोर्स है, फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। मान लो आपने फोर्स यहाँ पे लगाया हुआ 10 न्यूटन का फॉर एग्जांपल, और मेरे मान लो इस ऑफिस में आपने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे भी 10 न्यूटन का है और हिमालय पर्वत पर जाने पर भी 10 न्यूटन का है। तो फोर्स कभी चेंज नहीं होता, फोर्स का मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। अगर यहाँ पे 10 न्यूटन है तो वहां पे भी 10 न्यूटन रहेगा। बट ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। मान लो आप एक स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट रहेगी। बट अगर आपने क्या करा, आपकी जो जो रोड था आपने उसको अभी कर्व कर दिया, सर्कल में ले लिया उसको, तो सर्कल में लेने के बाद उसकी क्या डिस्प्लेसमेंट हो रही है? क्या नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उसकी जो इनिशियल पोजीशन है वही उसकी फाइनल पोजीशन हो रही है कि नहीं बेटा? मान लो अगर आप एक रोड पे जा रहे हो, स्ट्रेट रोड पे 1 किलोमीटर का स्ट्रेट रोड है वो, तो जब आप 1 किलोमीटर स्ट्रेट रोड पे जाओगे फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर हो जाएगी। पर अगर हम आपको मैं कहूं कि अगर उसी रोड को अपन ने सर्कुलर बना लिया है 1 किलोमीटर का, और आप अभी 1 किलोमीटर चले, तो 1 किलोमीटर चलने पर आपकी क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी? क्या नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी आपकी जो इनिशियल पोजीशन थी वही आपकी फाइनल पोजीशन है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। आपने अगर किसी स्ट्रेट रोड पे एक 10 न्यूटन के फोर्स से हथौड़ा मारा, ठीक है, और एक सर्कुलर रोड पे भी आपने 10 न्यूटन के फोर्स से हथौड़ा मारा, तो 10 न्यूटन का फोर्स स्ट्रेट रोड पे भी लगेगा और वो सर्कुलर रोड पर भी लगेगा। बट डिस्प्लेसमेंट वैसी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। तो फोर्स तो डिपेंड नहीं करता, बट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है। इसीलिए वर्क जो है वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। एक सिंपल सा एग्जांपल अपन कंसीडर करते हैं। मान लो एक पर्सन है, उसके हाथ में एक बैग है, ठीक है, और उसने अपनी एक सूटकेस है उसके हाथ में, उसने सूटकेस पकड़ी और वो इसमें बैठ गया। तो उसने क्या करा, उस सूटकेस पकड़ी, इसका मतलब क्या, उसने उस सूटकेस पर क्या किया बेटा, फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स अप्लाई करने पर उस सूटकेस का कोई वर्क हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहले भी वो सूटकेस उसी के हाथ में थी और अभी भी वो सूटकेस उसी के हाथ में थी। बट अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस पर्सन के हिसाब से अपन रखे, तो मान लो एक पर्सन है, उसके पास सूटकेस है और उसने ऐसी सूटकेस अपने हाथ में पकड़ी और वो लिफ्ट में से खड़ा है और वो अपने ऊपर लिफ्ट में चढ़ गया, अपने ऑफिस में अपने ऑफिस में वो एंटर हो गया। बट यहाँ पे अगर अपन कंसिडर करेंगे उस पर्सन को एज अ ऑब्जर्वर, तो उसके हिसाब से उस सूटकेस पर कोई वर्क हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो सूटकेस उसके हाथ पर है, तो उसका हाथ कहीं पे गया नहीं। तो वो जो सूटकेस पर वर्क हुआ है, वो वर्क विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन इज जीरो। बट अगर कोई बंदा बाहर बैठा है और उसने उस सूटकेस को ऑब्जर्व किया, तो वो सूटकेस उसके हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह पर गई, फिर दूसरी जगह पर गई, फिर दूसरी जगह पर गई, फिर लिफ्ट में बैठी, फिर ऊपर गई, फिर ऑफिस में गई। उसके हिसाब से तो वो सूटकेस मूव हुई ना, तो उसके हिसाब से सूटकेस पर कोई ना कोई वर्क हुआ है। इसका मतलब क्या बेटा, वर्क जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ये मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि वर्क डन जो है बेटा, वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, फोर्स नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट करती है। इसके लिए वर्क भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। आई होप तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो चुकी है। अभी देखो बेटा क्या है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये जो है ये आज के टॉपिक का, आज के लेक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो पहले वेरिएबल फोर्स समझो और उसके बाद ये वर्क डन समझो। वो सिंपल है। अगर तुम्हें इंटीग्रेशन आता है तो तुम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इजीली सॉल्व कर सकते हो, अगर इंटीग्रेशन आता है तो। अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है बेटा तो तुम ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स सॉल्व नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, क्योंकि ये रियलिटी है। देखो अगर तुम्हें फिजिक्स के प्रॉब्लम या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने है बेटा, तो उसके लिए तुम्हें डेरिवेशन आना बहुत जरूरी है, इंटीग्रेशन आना बहुत जरूरी है, और जो कुछ अपने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक प्रॉब्लम सॉरी बेसिक फॉर्मूलेज है वो भी आपको फॉर्मूलेज आना बहुत जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूलेज नहीं आते ना तो बहुत दिक्कत होती है। तो प्लीज डेरिवेशन का थोड़ा बहुत कंसेप्ट जो है, सिंपल बेसिक सा कंसेप्ट वो पढ़ लो, और इंटीग्रेशन का जो बेसिक सा सिंपल सा कंसेप्ट है उसे भी तुम पढ़ लो। उससे हुआ क्या, तुम्हें जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे रिलेटेड टू डेरिवेशन, रिलेटेड टू इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो जाएंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में तुम्हें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो जिन बच्चों को लगता है कि हम तो मतलब हमारा ग्रुप तो पीसीबी है, हमें मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं बेटा, तुम्हें थोड़ा बहुत मैथ आना जरूरी है, क्योंकि
फिजिक्स में भी मैथ इसेंशियल है और केमिस्ट्री में भी मैथ थोड़ा बहुत इसेंशियल है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स रहते हैं जहां पर तुम्हें मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ेगा, मतलब जो अपनी फिजिकल केमिस्ट्री हो गई तो उसमें आपको थोड़ा बहुत मैथ तो लगता ही है। तो जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है तो डरने की जरूरत नहीं है, मैथ बहुत ही सिंपल सिंपल सब्जेक्ट है बेटा। तो थोड़ा बहुत सीख लो कि इंटीग्रेशन क्या है, डेरिवेशन क्या है, उसके बाद ये तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। और जिन बच्चों को आता है उनका तो ऑलवेज वेलकम है, ठीक है। तो देखो क्या है बेटा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो पहले वेरिएबल फोर्स क्या है? वेरिएबल फोर्स मतलब क्या, ऐसा फोर्स जो जगह जगह पे बदलता है। मान लो अपने पास एक अपन ने फोर्स अप्लाई किया, एक पाथ है फोर्स का, यहाँ पे अपना फोर्स 10 न्यूटन था, यहाँ पे 15 न्यूटन हो गया, यहाँ पे फिर से 10 न्यूटन हो गया, यहाँ पे 5 न्यूटन हो गया, यहाँ पे 20 न्यूटन हो गया और फिर से यहाँ पे 15 न्यूटन हो गया। तो ये जो पाथ था, इस पाथ में जो फोर्स है वो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। मान लो यहाँ पर 10 न्यूटन था, यहाँ पर 15 न्यूटन था, यहाँ पर 10 न्यूटन था, यहाँ पर 5 न्यूटन था, यहाँ पर 20 न्यूटन है, यहाँ पर 15 न्यूटन है। तो इस केस में जो फोर्स लगा है इस पाथ पे वो हर पॉइंट पे अलग अलग है। यहाँ पे 10, 15, 10, 5, 20, 15, ये जो फोर्स है बेटा ये हर एक पाथ पे अलग अलग है। तो इस केस में जो ये फोर्स की वजह से वर्क डन होगा, उस वर्क को हम बोलेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो फोर्स जो है, सॉरी, जो वर्क जो है वो होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है, यहाँ पर तो फोर्स अभी वेरिएबल है। तो इस केस में अपन क्या करते हैं, इस केस में अपन कोई भी पाथ का एक स्मॉल इंक्रीमेंट उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है, और उसको कंसीडर करके उसको अपन इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन का यूज क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या करता है, छोटी चीज को कंसीडर करके अगर हम छोटी चीज को इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो उसके बिहाफ पर हम जो बड़ी चीज है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का यूज क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी करना पड़ता है, मान लो अपने पास एक दीवार है, फॉर एग्जाम्पल ये वॉल है, तो मैं अगर मुझे इस वॉल को स्टडी करना है तो मैं क्या करूंगा, इसका एक छोटा सा इंक्रीमेंट, इसका छोटा सा पार्टिकल बाहर निकालूंगा और उसको मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा। तो जब मैं उसे इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा उसके बेस पर मैं पता लगा सकता हूँ कि इस वॉल में क्या क्या है, ये वॉल का मतलब मास क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीजें मुझे इंटीग्रेशन के बिहाफ पर स्टडी करने को मिलेगी। तो इस केस में क्या होगा, अगर अपना फोर्स जो है वो वेरिएबल है, मतलब हर पाथ पे चेंज हो रहा है, तो उस वर्क को हम करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स में क्या किया जाता है, वेरिएबल फोर्स में वर्क का स्मॉल इंक्रीमेंट dw लिया जाता है और उससे अपन इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। अगर लिमिट में है तो अपन उसको लिमिट भी अप्लाई करते हैं। मान लो अपने पास ये P1 लिमिट है और ये P2 लिमिट है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या है, जब फोर्स हर पाथ पे चेंज हो रहा है तो उस केस में फोर्स वर्क डन का एक स्मॉल इंक्रीमेंट कंसीडर किया जाता है dw, उसको इंटीग्रेशन अप्लाई करके टोटल वर्क डन फाइंड किया जाता है। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं बेटा, dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P1 टू P2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P1 टू P2, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो F रहेगा और डिस्प्लेसमेंट रहेगी अपनी ds, या फिर हम इसे dr भी कंसीडर करते हैं। तो इस केस में रहता है अपना ये, तो इस यहाँ पर अपन क्या करेंगे बेटा, वर्क डन का स्मॉल इंक्रीमेंट कंसीडर करेंगे, उसको इंटीग्रेशन अप्लाई करके हम टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड करते हैं। ये सिंपल सी कंसेप्ट है अपनी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की। तो आई होप तुम्हें अभी दो चीजें समझ में आ चुकी है कि वर्क डन जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, आपको अभी मतलब अभी आपको उसकी कंसेप्ट आ चुके हैं। इसके बाद वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या है, ये भी उसका भी कंसेप्ट आपको अभी समझ में आ चुका है। एक दो प्रॉब्लम अपन डिस्कस करेंगे, उससे आपका जो कंसेप्ट है और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे पॉज करके नोट करो। चलो हो गया। अभी अपन दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बेस पे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मान लो अपने पास एक फोर्स है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क, ये अपने पास क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन if force is equal to 3x square plus 2x minus 4, ठीक है, ठीक है।
विद इन द लिमिट, विद इन द इंटरवल या फिर लिमिट लिखते हैं अपन, लिमिट 4 टू 2 to 4। ये अपने पास क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ये अपने पास 4 थे जो कि वेरिएबल है, 3x2 ये x एक वेरिएबल है, ये भी x वेरिएबल है और ये 4 है। विद इन द लिमिट ये अपने को लिमिट दी है, ये है अपनी लोअर लिमिट, ये है अपनी अपर लिमिट, और हमें वर्ड फाइंड करना है। तो क्या है बेटा, ये जो फोर्स है, अभी ये वेरिएबल फोर्स है, ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है। अगर होता तो अपन डायरेक्टली उसको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर दे, बट अभी जो है अपनी लिमिट जो है डिस्प्लेसमेंट की वो 2 to 4 है, मतलब 2 मीटर से लेकर 4 मीटर तक हमारी लिमिट है। तो आपको वर्क डन क्या कैसा फाइंड करना है, आपको दो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट दी गई है, एक है 2 मीटर, एक है 4 मीटर, और उसके बीच में ये फोर्स है 3x² + 2x - 4, और आपको 2 मीटर से लेकर 4 मीटर के बीच में ये जो फोर्स है, ये जो अप्लाई किया हुआ फोर्स है, उसका आपको वर्क डन फाइंड करना है। तो करते हैं अपन फाइंड, बहुत सिंपल है। क्या करना है, सिंपल अपने को इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे अपन, इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू dr। ठीक है, यहाँ पर मैं f कैपिटल लिखता हूँ। लिमिट क्या है अपनी, 2 से लेकर 4 तक। तो इंटीग्रेशन ऑफ f क्या आएगा अपना, 3x² + 2x - 4 इंटू dx, क्योंकि अभी ये x है तो dr की जगह अपन x लिखेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं इसको सॉल्व बेटा, लिमिट 2 से लेकर 4 तक सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 3 आएंगे इंटीग्रेशन के बाहर, ये रहेगा अपना x², ये रहेगा 2, ये रहेगा 4, ये रहेगा इंटू dx। ओके, प्लस 2 इंटीग्रेशन के बाहर x इंटू dx, -4 इंटीग्रेशन के बाहर अंदर रहेगा सिर्फ dx। तो x²/2 क्या आता है बेटा, 3 इंटू x³/3, लिमिट ऐसी की ऐसी रहेगी 2 से लेकर 4 तक, प्लस 2 ये क्या रहेगा बेटा अपना x²/2, लिमिट रहेगी 2 से लेकर 4 तक, और ये रहेगा बेटा अपना -4 इंटू x, लिमिट रहेगी बेटा इसकी 2 से लेकर 4 तक। तो 3 गेट्स कैंसिल, 2 गेट्स कैंसिल, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अभी लिमिट अप्लाई करो, क्या यहाँ पे अप्लाई करो। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू, क्योंकि ये इंटीग्रेशन डेरिवेशन गेट्स कैंसिल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वर्क डन हो जाएगा, अपर लिमिट क्या है अपनी 4, तो x का क्यूब मतलब क्या बेटा, 4 का क्यूब। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, इसके बाद प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसके बाद -4 इंटू 4 माइनस 2। तो 4 का क्यूब कितना आता है, 16, 16 4 का 68, सॉरी 4 का स्क्वायर 16, 16 4 का 64, तो ये रहेगा अपना 64, माइनस 2 का क्यूब जो होता है वो होता है 8, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये -4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 64 में से 8 गए, कितने बचे, 56, आई थिंक 56 बचे। ठीक है, 56 प्लस 16 में से 4 गए, 12 बचे, और -4 इंटू भी कितना होगा बेटा, -8। तो 56 प्लस 4 दैट इज 60 जूल, इतना अपना वर्क डन रहेगा। तो इस केस में अपना जो वर्क डन है बेटा कितना है, वर्क डन है अपना 60 जूल। ठीक है, तो ये हो गया अपना वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चाहो तो मैं आपको वो होमवर्क भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो अभी इसको अभी फिलहाल इसे पॉज करके नोट करो। आई थिंक तो कुछ गलत तो नहीं हुआ, नहीं कुछ गलत नहीं हुआ। ये x का क्यूब है, ये x का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब 64, ये 4 का स्क्वायर है। वेरी गुड, पॉज करके नोट करो इसे। चलो, आई होप हो गया। अभी एक क्वेश्चन जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, बट कभी कभी ना बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर अभी तो ये इंटीग्रेशन तो आपने सिखा दिया है हमें, बट अगर अलग अलग वेरिएबल आए तो उस केस में क्या करना है। तो कुछ नहीं करना है उस केस में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये क्या हो रहा है, मतलब जिन बच्चों का इंटीग्रेशन क्लियर नहीं है उन्हें लग रहा होगा कि सर ये क्या हो रहा है। तो ये कुछ नहीं हो रहा है बेटा, ये इंटीग्रेशन है, पहले पढ़ लो इंटीग्रेशन को और उसके बाद सॉल्व करो। मैं जानता हूँ यार, मतलब कैसा होता है ना, जब कुछ कुछ चीजें होती है जो अपने पल्ले नहीं पड़ती, मतलब ऊपर ऊपर से जाती है, तो उस केस में क्या होता है बेटा, देखो अभी आप 11 में हो, अभी कुछ बच्चे जो होंगे जो रिपीटर भी होंगे और वो भी लेक्चर देख रहे होंगे, तो देखो बेटा कुछ चीजें जो है ना, वो चीजें समझने के लिए आपको थोड़ा वक्त लगेगा।
अगर आप उन चीजों को उतना वक्त नहीं दोगे ना तो फिर आपको वो चीजें समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट नहीं है। अगर आप शॉर्टकट के पीछे भागोगे ना तो फिर आपका मतलब कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लीज किसी भी चीज को शॉर्टकट में मत पढ़ो। अगर मैं कह रहा हूँ तुम्हें इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है तो वो इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि वो उसके बेस पर तुम्हें क्वेश्चन करने। तो अगर तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आता, फॉर एग्जांपल 90% बच्चों को आता है, बट जो बिगिनर है, जो मतलब जो न्यू लर्नर है, जो ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते क्योंकि फीस बहुत है, तो उन बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है कि सर हमने तो मतलब इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, अभी हम क्या करेंगे। तो बेटा यूट्यूब पे आपको और लेक्चर मिलेंगे, और अगर तुम्हें वही से भी अगर इंटीग्रेशन समझ में नहीं आता तो मुझे एक बार मैसेज कर दो, तो मैं आपको इंटीग्रेशन की जो बेसिक टर्म है वो भी आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है मैं आपको डिस्कस करूंगा, सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे अपन, क्योंकि देखो क्वेश्चन जो पीवाईक्यू के मतलब पीवाईक्यू के बेस पर क्वेश्चन आते हैं, तो पहले कंसेप्ट समझो, और कंसेप्ट के बेस पर क्वेश्चन को कंसेप्ट कैसे अप्लाई करते ये समझो। इतना सिंपल सब्जेक्ट है अपना फिजिक्स। क्या करना है, पहले कंसेप्ट समझनी है और कंसेप्ट को अप्लाई करना है, उसके बाद इसके आगे तुम्हें कुछ नहीं करना। ठीक है, और जहां पर डिफिकल्टीज आती है वहां तो हम जैसे टीचर हैं ही तुम्हारे साथ, बस कंसेप्ट को समझो और अप्लाई करो। एक और कंसेप्ट यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि अगर मान लो अपने पास ये फोर्स है अपने पास 3x + 2y, अभी यहाँ पर दो वेरिएबल है, फोर्स तो वेरिएबल होता ही है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है। x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, तो दो अलग अलग अपने पास वेरिएबल है, तो उसकी वजह से ये जो फोर्स हुआ है, ये फोर्स क्या है बेटा, ये वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, अभी देखो मान लो तुम्हें यहाँ पर कहा गया हो कि ये जो x की लिमिट थी वो थी 1,2, और ये जो y की लिमिट थी वो थी मतलब अपनी जो r1 पोजीशन है वो है 1,2, और ये जो अपनी r2 पोजीशन है वो है अपनी फॉर एग्जांपल 3,4। ठीक है, तो आपको अभी वर्णन फाइंड करना है। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल है, यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पर y वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, सॉरी 2 वेरिएबल है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको इसको विथ रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करना है और आपको इसको विथ रिस्पेक्ट टू dy इंटीग्रेट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये r1 अपने x की लिमिट है और r2 अपने y की लिमिट है, बस इतना सिंपल समझो, कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। जितने वेरिएबल है उतने वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसे इंटीग्रेट करो और सेपरेट इंटीग्रेट करो। तो यहाँ पर अगर अपन इसका वर्णन फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, dw = इंटीग्रेशन ऑफ 3x इंटू dx, लिमिट है अपनी 1 से लेकर 2 तक, तो प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पर 3 से लेकर 4 तक 2y इंटू dy। आई होप ये कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ चुकी होगी। अभी जो बचा है उसे सॉल्व करो। 3 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या रहेगा बेटा अपना x इंटू dx 1 और 2 प्लस 2 इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा y 3 से लेकर 4 तक dy। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन 3 इंटू x²/2, लिमिट रहेगी बेटा 1 से लेकर 2 तक, यहाँ पर प्लस 2, यहाँ पर रहेगा बेटा अपना y²/2, लिमिट रहेगी 3 से लेकर 4 तक। 2 गेट्स कैंसिल, ये कैंसिल नहीं होगा तो बाहर आ जाएगा 3/2। लिमिट क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, ये तुम जानते हो, प्लस y का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि तुम जानते हो कि लिमिट कैसे अप्लाई होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन 3/2, ये हो जाएगा अपना 4 माइनस 1 प्लस 16 माइनस 9। यहाँ पे लिखता हूं मैं, 4 में से 1 गए, 3 बचे, 3 इंटू 3 9, तो ये 9/2 हो गए, और ये हो गए 16 में से 9 गए आई थिंक 7 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बेस 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से इसे, तो ये हो जाएगा अपना 9 इंटू 1 9 प्लस 2 इंटू 7 14 और 2 इंटू 1 2, तो 9 प्लस 14 कितना होता है बेटा 23। तो यहाँ पर अपना क्या आंसर आया बेटा 23/2। तो यहाँ पर जो वर्क डन हुआ है वो हुआ है बेटा 23/2। तो आई होप ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को आपको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। प्रोसीजर आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। पॉज करके नोट करो, अभी 5 मिनट में अपन वर्क डन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो बहुत सिंपल टॉपिक है, उसे स्टडी करेंगे। उसके बाद इसके अगले लेक्चर में हम वर्क एनर्जी थ्योरम डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे पॉज करके नोट करो बेटा।